हाँ भाई, चलिए आइए, ये है एनसीईआरटी 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में हम लोग ये पूरा चैप्टर क्विकली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, या इसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब है यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट के पोजीशन पर रहने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली कहने का मतलब वो बॉडी, जैसे ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, तो इस बॉडी में एक इसकी इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, जिसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये क्या करता है, तो ये अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट भी कर सकता है, एक्सपीरियंस भी कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये बॉडी है, इसके ऊपर कुछ नेट चार्ज आ गया क्यू, नेट चार्ज आ गया क्यू, तो ये अपने आस पड़ोस में एक फील्ड बनाता है। यदि ये बॉडी रेस्ट पर है तब तक ये अपने आस पड़ोस में क्या कर रहा है, एक फील्ड बना रहा है, जिस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बॉडी जिसके पास अपना कुछ चार्ज होगा, यदि ये मोशन में आएगा, यानी इसके पास अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, रेस्ट पर था तब तक ये क्या बना रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही ये चार्ज बॉडी मोशन में आता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, इसके साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाने लगता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ऐसी ही एक दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बॉडी के पास मास भी होता है। जैसे किसी बॉडी के पास मास है और चार्ज वार्ज नहीं है, बस मास, तो मास की वजह से ये अपने आस पड़ोस में क्या करता था, एक फील्ड बनाता था, जिस फील्ड को हम लोग क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड। पढ़ा है ना? ठीक है, तो ये मास और चार्ज दोनों ही बॉडी में इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से, अभी चार्ज की वजह से ये अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक्सपीरियंस भी करेगा। एक्सपीरियंस करेगा से मेरे कहने का मतलब है बाहर से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसके पास अपना कुछ चार्ज है, तो ये बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली ये जब मोशन में होता और बाहर से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता, तो ये उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता। ठीक है, सिंपल। चलिए, चार्ज की कुछ बेसिक बातें ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो प्राइमरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस आपको वही ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, ये एक स्केलर टर्म होता है। ठीक, स्केलर टर्म है, दो टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज का बताइए कैरियर कौन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस एलिमेंट्री पार्टिकल के पास होता है उसका नाम है प्रोटॉन। ठीक है ना, किसके पास होता है, तो आंसर इज प्रोटॉन के पास होता है। कितना होता है प्रोटॉन के पास चार्ज, तो प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसे प्लस ई से डिनोट करते हैं। वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रोटॉन का मास भी ध्यान रख सकते हैं, मास इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यही दूसरे टाइप का चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है। बताइए नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसके लिए चार्ज को हम लोग माइनस ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों के पास सेम चार्ज है, नेचर अपोजिट है। और इलेक्ट्रॉन का मास काफी ज्यादा कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, चार्ज से रिलेटेड जो अगली बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि किसी बॉडी पर चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो नेट चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन होता है। ये n क्या है, दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑलराइट, यानी कि n आपका 0 हो सकता है, n आपका प्लस या -1 हो सकता है, प्लस या -2 हो सकता है, प्लस या -3 हो सकता है। तो इसका लिटरली मतलब यह है कि आप किसी बॉडी को जब चार्ज कर रहे होते हैं तो या तो आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या नहीं तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो मूवेबल चीज है, जो मूव करती है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि प्रोटॉन कहां बंद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो वो थोड़ी मूव करेगा, मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी पर यदि आपने इलेक्ट्रॉन डाला तो बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना, तो अगेन जब इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही ऑर्डर में होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 0.5 नहीं डालेंगे, सिंपल। या इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो बॉडी के पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा, तो ये n एक इंटीजर होता है। ठीक,
अगली बात, ये जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेगी। सिमिलरली दो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे को रिपेल करेगी। और जो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, यानी एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है। अगली बात जो आप ध्यान रख सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करता है। कंजर्वेशन से मेरे कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं ए और बी। ए के पास कुछ चार्ज है Q1, बी के पास कुछ चार्ज है Q2। आपने दोनों को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो यहां पर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी जैसे कि ए पर फाइनल चार्ज आ गया, मान लेते हैं Q1 डैश, बी पर फाइनल चार्ज आ गया Q2 डैश, तो ये Q1 डैश और Q2 डैश का समेशन Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। मतलब आगे की चीजों को समझने के लिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया बस यही है कि जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर में ये जैसे किसी एक एटम के बारे में मैं बात करूं, तो जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से कोई खासा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब कंडक्टर्स को हम लोग सिर्फ रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूमना छोड़ चुका होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे मैं कंडक्टर के बारे में बात करूं, तो इस कंडक्टर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज के या हीट के या करंट के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, करंट और हीट। आई बात समझ? ठीक है, ओके। अगली इंपॉर्टेंट बात कि यदि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर आपने किसी तरीके से कुछ नेट चार्ज डेवलप कर दिया है। ठीक है, बॉडी को चार्ज करने के कुछ मेथड्स होते हैं ना, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो यदि इस कंडक्टर के ऊपर कुछ नेट चार्ज है, मान लेते हैं नेट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव नेचर का कुछ है, तो बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा बॉडी के आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा। यानी कंडक्टर के बल्क में चार्ज नहीं स्टोर कर सकते हैं। कंडक्टर पर आपको चार्ज डालेंगे तो वो कहां दिखाई देगा? उसके आउटर सरफेस पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर इज समथिंग जो चार्ज पार्टिकल का फ्लो यानी चार्ज पार्टिकल का मोशन अलाउ करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बार के लिए आपने इसके बल्क में कुछ चार्जेस डाल दिए यहां पे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते चार्जेस कहां आ जाएंगे? आउटर सरफेस पर। ठीक है, लेकिन ये जो इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर का एक एटम है ये, और ये इसके अबाउट जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट वाला भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है। मतलब एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखता है। तो न्यूक्लियस के अबाउट जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि उसे बस इसके अबाउट ही घूमना है। मतलब कि इस इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल थे चार्ज को, करंट को, हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए। तो इंसुलेटर में ये वाली चीज नहीं होती है। क्या नहीं होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होता है, करंट नहीं फ्लो कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। दूसरी और आखिरी बात कि ये एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के ऊपर आप कुछ चार्ज डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब उसको चार्ज बॉडी बना सकते हैं। लेकिन आप जो भी चार्ज डालेंगे तो वो चार्जेस उसके बल्क में ही रहेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल का फ्लो नहीं अलाउ करता है। तो जो चार्ज डालेंगे, जिस पोजीशन पर डालेंगे, वो उसी पोजीशन पर पड़ा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक वाली बात समझ आ गई ना? ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, अगला, कितने तरीके से आप बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो पहला तरीका है रबिंग या फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं बताइए? तो ये एक बॉडी ए, ये एक दूसरी बॉडी बी, दोनों को आपने रब किया। तो रब करेंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस पर हीट जनरेट होगा। आपको पता है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिसे वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ के बैठे हैं हम, ठीक है ना?
तो मान लेते हैं रबिंग या फ्रिक्शन से इतनी हीट जनरेट हो गई कि कोई एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है, कोई एक बॉडी क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से लगाव। जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लूज कम है, तो रबिंग या फ्रिक्शन से जनरेट हुआ हीट और ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले गए, ठीक, ए से इलेक्ट्रॉन निकाल करके, मैं मान रहा हूं एक बार के लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, बी में आ गए। तो अब ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बताइए, तो ए के ऊपर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ गया, बी जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। सिंपल सिंपल। दूसरा है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन बेसिकली वो फिनोमेना होता है जब ये मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर या मेटल बोल लीजिए। तो इस कंडक्टर के आस पड़ोस में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर आया जाता है तो इस कंडक्टर पर चार्ज का कन्फिगरेशन चेंज होने लगता है, मतलब चार्ज का जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा बिखरने लगता है, खराब होने लगता है, वही फिनोमेना इंडक्शन कहलाता है, ठीक। जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां लेकर आए तो इसने क्या किया, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन खींच करके यहां जमा कर दिया, कहां जमा कर दिया, यहां। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज। इन चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, ऑलराइट, इंड्यूस्ड चार्ज। अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, अभी ये बॉडी चार्ज नहीं हुई है, लेकिन 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 इसके आस पड़ोस में मान लेते हैं हम लोग कोई दूसरा कंडक्टर इससे टच करा दे, इससे हम लोगों ने क्या किया, दूसरा कंडक्टर टच करा दिया, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो दूर से दूर जाने के लिए आपने इसे एक और बड़ा सरफेस दे दिया, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज अब भाग करके इधर चले आएंगे। तो जब आप इन दोनों बॉडीज को अलग करेंगे तो एक पर आ गया है पॉजिटिव नेचर का चार्ज और दूसरे पर आ गया है नेगेटिव नेचर का चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग इंडक्शन से भी बॉडी चार्ज कर सकते हैं, समझ गए ना, इंडक्शन फिनोमेना का आई होप मतलब समझ आ गया होगा। तीसरा लास्ट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन मतलब हम लोग टच कराएंगे दो कंडक्टर को, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लेते हैं ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, तो चार्ज कहां रिसाइड करेगा, इसके आउटर सरफेस पर, ठीक है। इस कंडक्टर से हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरी बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से टच करा दिया, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो ये जो सारे चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट हैं, ये सब एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कराया तो इन चार्जेस को दूर से दूर भागने के लिए एक और बड़ा सरफेस मिल गया, कौन सा, ये दूसरा वाला, आई बात समझ। तो यहां से चार्ज फ्लो हुआ, फाइनली थोड़े बहुत चार्जेस इस पर दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत चार्जेस इस पर दिखाई दे रहे हैं। आपको कंडक्शन में क्या याद रखना है कि यदि दो आइडेंटिकल बॉडीज एक दूसरे से टच कराया जा रहा है तो फाइनल चार्ज दोनों बॉडीज पर बराबर होगा। कितना होगा फाइनल चार्ज, तो जो भी टोटल इनिशियल चार्ज है उसका आधा आधा कर दीजिए, समझ रहे हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये एक स्फीयर है ए, ये दूसरा स्फीयर है बी, इस पर चार्ज क्यू था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, दोनों को आपने ज्वाइन करा दिया, दोनों आइडेंटिकल है ए और बी, तो ए पर फाइनल चार्ज कितना आएगा बताइए, Q/2, और बी पर भी फाइनल चार्ज कितना आएगा बताइए, Q/2। आई बात समझ। ये वाली बात तभी एप्लीकेबल है जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है। आई होप ये वाली बात भी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। क्या है ये कूलम्ब्स लॉ, तो सबसे पहली बात कि कूलम्ब्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये यहां पर हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज ऐसा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का फोर्स काम कर सकता है, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। ऑलराइट ऑलराइट। जैसे दोनों को एक बार के लिए हम लोग यदि पॉजिटिव नेचर का मान लें तो Q1 Q2 को इधर रिपेल कर रहा है और Q2 Q1 को इधर रिपेल कर रहा है, ठीक है। दोनों को समराइज करके हम लोग ये लिखते हैं कि फोर्स इज अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके,
क्या है ये कांस्टेंट? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। क्या है? परमिटिविटी है। ऑलराइट, इस k की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। कहां पर? एयर में या वैक्यूम में। सिंपल, ठीक है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, चाहे तो इसकी भी वैल्यू याद रख सकते हैं, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है ना, ठीक है। ओके, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। के आपके मीडियम का कांस्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कूलम्स लॉ के लिए? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वैलिड है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरी बात कि ये जो फोर्स है ये एक सेंट्रल फोर्स है, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करता है, ठीक। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फोर्स है जो दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम कर रहा है, ये एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। यानी जैसे ही कल को दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम है, ये मीडियम आप बदलेंगे तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स होता है, यानी राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्स इन अदर मीडियम। फोर्स इन अदर मीडियम से मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। मान लेते हैं शुरुआत में दोनों चार्ज पार्टिकल एयर में रखे हुए थे, तो इन दोनों के बीच काम करने वाला जो फोर्स था वो फोर्स आपने कितना लिख लिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² लिख लिया। कल को इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे मीडियम में रख दें जहां पर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन वही R है, ये कोई दूसरा मीडियम, तो इस मीडियम के लिए आपको रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन हो सकता है, सवाल में बता दिया जाएगा, या इसी रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये बता दिया जाएगा, ठीक है। क्या है ये रिलेटिव परमिटिविटी? तो ये रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया जाता है इस मीडियम की परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ठीक है ना। तो अब बताइए कि यहां पर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच जो काम करने वाला फोर्स है, यदि मैं उसे F' लिख दूं तो ये F' 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो एयर की परमिटिविटी थी, इस मीडियम की एप्सिलॉन लिख लेते हैं, इनटू ये Q1 Q2/r², तो ऐसा ही रहेगा। क्या यहां से आप इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस F' की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2/r², ठीक है। अब बताइए कि ये वाला पूरा टर्म क्या लिखा हुआ है? तो ये तो फोर्स इन एयर है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r होता है। इसी एप्सिलॉन r को आप k भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी मीडियम में जो फोर्स है वो एयर में फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी है, या मीडियम में जो फोर्स है वो एयर में फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है। सिंपल, ठीक है ना। यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव टू फ्री स्पेस। ओके, ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है, के या एप्सिलॉन। चलिए ये वाली बात सही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते भी रहना है, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस पर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो मैं पहले एक बार ड्रॉ कर लेता हूं फिर समझाता हूं। देखिए ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का डेरिवेशन पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको फोर्स को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक पार्टिकल पर फोर्स का वेक्टर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं इस पर वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, तो वेक्टर फॉर्म सिंपली कहने का मतलब होता है कि आप मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे और आप डायरेक्शन भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, यहां पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, मैं उसे R मान लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड लिखने में कोई समस्या है क्या? नहीं। मैग्नीट्यूड इज K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2/r², ठीक। इस फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है,
तो हम लोगों ने क्या किया, इधर की तरफ एक वेक्टर मान लिया, इस वेक्टर का नाम है R21 वेक्टर। मतलब ये R21 एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल Q1 पर है और हेड कहाँ है, Q2 पर है। ठीक है, दिस इज R2 वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर। यहां R2 क्या है, तो ओरिजिन से Q2 की तरफ जाने वाले वेक्टर का नाम है R2 वेक्टर, ओरिजिन से Q1 की तरफ जाने वाले वेक्टर का नाम है R1 वेक्टर। ठीक है, मैं इसके बारे में और बता देता हूं कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका टेल है Q1 पर और इस वेक्टर का हेड कहां पर है, तो हेड है Q2 पर। आई बात समझ? तो अपने फोर्स के इस एक्सप्रेशन को डायरेक्शन असाइन करने के लिए ये जो R21 वेक्टर है, मैं सिंपली इसे R21 के यूनिट कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी नॉट यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखते हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप इसी फोर्स के एक्सप्रेशन को, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ये k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो ठीक है आप इसे लिख लेंगे दिस इज R21 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू R है। भाई मैग्नीट्यूड यानी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बताइए, ये आ गया k q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ R1 वेक्टर, क्योंकि R21 वेक्टर मैंने लिख दिया है, दिस इज R2 माइनस R। समझ गए? तो यही है आपके फोर्स का वेक्टर एक्सप्रेशन। सिंपल सिंपल। यदि आप इस फोर्स को एक्सप्रेस करना चाहते, इस फोर्स को, कि मुझे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताइए, तो मैग्नीट्यूड तो वही होता k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब की बारी हम लोग इसे इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, यानी R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये R12 का कैप लिख दिया यहां। तो आप इसी चीज को लिख सकते थे, दिस इज k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सॉरी यहां आर स्क्वायर नहीं, फिर ये R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये R21 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू R12 वेक्टर है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। ऑलराइट ऑलराइट, ये जो R12 वेक्टर है इसका टेल यहां है और हेड यहां है, तो देयरफॉर मैं ये भी बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन 21 वेक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन 12 वेक्टर। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ऑलराइट, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है ना, बताइए, क्योंकि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, मास नेगेटिव थोड़ी होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। दूसरी बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम क्या है, इस बात से फोर्स को कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पे आप क्या बोलेंगे कि यहां पे जो हमारा फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, क्योंकि ये जो फोर्स है दिस इज k टाइम्स ऑफ q1 q2 बाई आर स्क्वायर है, और ये k मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आप बिल्कुल हर साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, यहां पर, या ये एक चार्ज पार्टिकल है Q0, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1, तो Q1 इस Q0 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं इस फोर्स का नाम है F1। ठीक है, अब मैं कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल और लेकर आ गया यहां पर Q2,
तो इस Q2 के आने की वजह से, इस Q2 के आने की वजह से इस F1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F1 एज इट इज काम करता रहेगा। ये F1 किसकी वजह से है? तो F1 इस Q1 और Q0 की वजह से। जब तक आपने Q1 को नहीं छेड़ा है, या दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं बदला है, या दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम नहीं बदला है, तब तक ये F1 एज इट इज काम करता रहेगा। अब क्या होगा? तो अब Q2 के आने की वजह से इस Q0 पर एक दूसरा फोर्स लगेगा, इसका नाम रख देते हैं F2। ऑलराइट, ऑलराइट। तो क्या चीज चेंज हुआ है? चेंज हुआ है इस Q0 पर नेट फोर्स। Q0 पर F1 चेंज नहीं हुआ है, Q0 पर नेट फोर्स चेंज हुआ है। सिमिलरली तीसरा चार्ज पार्टिकल और आ गया, तो तीसरे चार्ज पार्टिकल के आने की वजह से इस पर एक तीसरा फोर्स बन गया F3। सिमिलरली चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहां पर एक nth चार्ज पार्टिकल है, तो इस nth चार्ज पार्टिकल के आने की वजह से इस पर एक और फोर्स बन गया है, दैट इज Fn। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बस इतनी सी बात बताता है कि नेट फोर्स यदि आपको लिखना है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? आंसर इज वेक्टर समेशन से, यानी F net इज F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn से। ठीक है, यानी सारे फोर्सेस को आपको वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हुए। तो या तो आप दो फोर्स के लिए वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए एक बार में, या नहीं तो दो से ज्यादा फोर्सेस हैं तो आप कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी अपना x और y के लॉन्ग, जिस दिशा में कंपोनेंट रिजॉल्व हो रहे हैं उधर कंपोनेंट रिजॉल्व करके और फिर उसके बाद नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे तो फिर हम लोग और बात करेंगे। नेक्स्ट इज आते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली ये हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज, ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज से मेरे कहने का मतलब है ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सॉलिड हॉलो स्फीयर हो सकता है। तो ये अपने आस पड़ोस में एक फील्ड बनाता है। फील्ड, इस फील्ड की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। मैं यदि लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि एक डेफिनेट बाउंड्री है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस का वो रीजन जहां पर कि इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रेजेंट है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस का वो रीजन जहां पर ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट दिखा सकता है, वही रीजन क्या कहलाएगा? तो फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो फील्ड की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फील्ड के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है और हमें इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से इधर किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी मेजर करना है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है, वीक है, मॉडरेट है, उसका एक क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लेकर आते हैं एक दूसरा चार्ज पार्टिकल। इस दूसरे चार्ज पार्टिकल को आप टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए? टेस्ट चार्ज। मतलब ये टेस्ट करके बताएगा कि फील्ड इंटेंसिटी क्या है। किसने बनाया फील्ड? तो इस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ने। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप अपना सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोर्स। सोर्स ने बनाया है, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करके बता देगा कि कितना फील्ड है। ऑलराइट, ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए? तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से इस Q0 पर इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा है, फोर्स तो लगेगा ना। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स काम करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है उस पॉइंट पर। समझ गए? इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको दूसरी कुछ और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो क्या होगा? ये वेक्टर होगा। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताइए? तो एसआई यूनिट होगा फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम। एक दूसरी एसआई यूनिट और होती है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ये भी ध्यान रखिएगा। ओके ओके ओके, देखिए सुनिएगा, यदि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है जैसा मैंने ले रखा है अभी के लिए, ठीक है, या पहले ये सुन लीजिए कि आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया लग चुका है तो आप फोर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू Q0 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके,
तो जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको इधर की तरफ बताया जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपको एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में काम करेगा। ठीक है, मतलब यदि ये Q पॉजिटिव हुआ तो F और E पैरेलल हो गए ना, और यदि ये Q नेगेटिव हुआ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट दिशा में होगा, F इज माइनस टाइम्स ऑफ QE हो जाएगा, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होंगे। ठीक, आई बात समझ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि फोर्स मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो यदि इस चार्ज पार्टिकल के आस पड़ोस का इंटरवेनिंग मीडियम बदल दें तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। यदि इसी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पर चार्ज का कन्फिग्रेशन बदल दें, मतलब मान लेते हैं कि पहले एक डिस्क था जिस पर चार्ज पहले यूनिफॉर्म था, बाद में नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के मुकाबले बदल जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप दो तरीकों से बदल सकते हैं, एक मीडियम बदलकर इसी पॉइंट पर, और दूसरा ये चार्ज पार्टिकल यहां पर बदलकर। आई होप ये बात भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये देखिए, जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नेचर का, ये प्लस Q, इसकी वजह से मान लेते हैं कि इधर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है जो इस चार्ज पार्टिकल से कुछ r डिस्टेंस आगे है। तो क्या करेंगे बताइए? करेंगे ये कि यहां पर हम लोग लेकर आएंगे एक छोटा सा चिन्ह सा टेस्ट चार्ज। ठीक, इस छोटे से चिन्ह से टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ऑलराइट, ये इधर से इस दिशा में जाने वाले इस वेक्टर का नाम r वेक्टर रख देते हैं, यानी सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की तरफ जाने वाले वेक्टर का क्या नाम निकाल दिया है? r वेक्टर। ये जो r वेक्टर है इसका टेल कहां पर है? टेल है सोर्स चार्ज पर, और इसका हेड कहां पर है? तो हेड है टेस्ट चार्ज पर। ठीक है, r वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए भाई, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? तो फोर्स इज K कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप, यही लिखेंगे ना? फोर्स वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू R कैप। अरे भाई, अभी तो कैप ही लिखा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ऑलराइट, तो फोर्स की जगह पर लिख रहे हैं K कैपिटल Q Q नॉट बाई R स्क्वायर बाई Q नॉट इनटू ये R कैप। Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज KQ बाई R स्क्वायर इनटू R कैप। वेक्टर फॉर्म लिखने को तो मैंने लिख दिया है, बट हमारा ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाई R स्क्वायर के बराबर। ठीक, चलिए डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि ये चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है तो ये तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? इधर। तो यदि फोर्स इधर लगा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इधर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगी, सिंपल। और यदि सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव हुआ, देखिए यदि एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है आपके पास, मतलब नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर यदि आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? रेडियली इनवर्ड आएगी। ओके, ठीक, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? KQ बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन भी समझ गए। लीजिए ग्राफ भी याद दिला देता हूं, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, तो रेडियली इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसा ग्राफ, सिंपल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, चलिए टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक छोटी सी बात मैं बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि चार्ज को आप किसी बॉडी पर, मतलब अभी तक तो हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे थे ना, किसी कंटिन्यूअस बॉडी पर चार्ज को आप तीन तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये कोई लीनियर बॉडी है, जैसे कोई एक एल लेंथ की बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इस पर टोटल चार्ज आपने क्यू डाल दिया, तो ये जो चार्ज क्यू होगा पूरे लेंथ पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब वो जो KQ/R² वाला फॉर्मूला पढ़ा वो यहां नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बॉडी पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले सकते हैं। एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ है dx लेंथ में एक छोटा सा चार्ज है dq, तो वो dq चार्ज इस पॉइंट P पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है de। ये dq को आप एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। पॉइंट चार्ज मानते हुए यदि ये सेपरेशन x है तो इस de को k dq/x² लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही दूसरे जितने भी छोटे 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 dq चार्जेस होंगे, सबकी वजह से इस पॉइंट P पर ऐसी ही छोटी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ रहे हैं? इस dq को कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो बॉडी है इसकी लेंथ है l। ठीक, तो टोटल l यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, q, तो एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, q/l। तो इस छोटे से dx यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, q/l इंटू dx। इसी q/l को हम लोग लैम्डा भी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं करूंगा कि ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से ये लिख दिया फिर इंटीग्रेट करने बैठ जाऊंगा, वो हमारे कोर्स में है भी नहीं, CBSE ICSE में वो नहीं है। हमारे पास अभी क्या करना है, तो रिंग के लिए हम लोग अभी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मैं तो बस आपको एक बार के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी बॉडी के ऊपर हम लोग चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से दूसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बताइए, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये हमारे पास कोई एक शीट, इस शीट का टोटल एरिया हम लोग A मान लेते हैं और इस पर जो टोटल चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो टोटल चार्ज Q। ठीक, तो यहां पर भी यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बहुत ही छोटा सा सरफेस एरिया है dA, उसमें कितना चार्ज है बताइए, तो इस छोटे से सरफेस एरिया dA में एक छोटा सा चार्ज होगा dQ। वो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखेंगे, देखिए कि A यूनिट एरिया में चार्ज है Q। ठीक है, तो एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, Q/A। तो इसी Q/A को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देंगे, सिग्मा से डिनोट कर देंगे। फिर एक छोटे से dA सरफेस एरिया में जो चार्ज होगा वो dQ होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA होगा। तो एक बार के लिए dQ चार्ज की वजह से आपने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, तो पूरी बॉडी की वजह से लिखने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, सिमिलरली तीसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हम लोग वॉल्यूम के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर, क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसके पूरे वॉल्यूम में यानी पूरे बल्क में आपने चार्ज डाल रखा है। मान लेते हैं कि टोटल चार्ज है Q और इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस है R। और कल को मैं आपसे पूछ लूं कि इसके अंदर किसी एक छोटे से dQ चार्ज का एक्सप्रेशन निकाल कर बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे पूरे 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में जो चार्ज है वो Q है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q/4/3 पाई r³। हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम लिया है dV, उसमें कितना चार्ज होगा, तो पहले ये सुन लीजिए, इसी को हम लोग रो से असाइन कर देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और फिर एक छोटे से वॉल्यूम में एक जो छोटा सा चार्ज होगा dQ, वो ये चार्ज डेंसिटी इंटू dV हम लोग ऐसा लिख लेंगे। आई बात समझ? ठीक है, चलिए हमारे सिलेबस में जो है हम लोग उस पर आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। देखिएगा, चलिए सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ये है कि रिंग के हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर इक्वल लेंथ पर इक्वल चार्ज। ठीक, इसमें यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे है ना रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, कहां पर बताइए, सेंटर पर, तो आप क्या बोलेंगे कि एक काम करते हैं, एलिमेंट लेना आप सीख ही चुके हैं, तो यहां पर एक बहुत ही छोटा सा dQ चार्ज ले लीजिए।
ये DQ चार्ज सेंटर C पर इस दिशा में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका नाम DE रख देते हैं। ऑलराइट, तो इस DQ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा DQ और ले लीजिए, ठीक है। वो DQ भी इस सेंटर C पर एक बहुत ही छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका भी नाम DE रख दीजिए, है ना। क्या ये दोनों DE बराबर होंगे? बिल्कुल, क्योंकि दोनों बारी DQ बराबर है और उस DQ से ये सेंटर C तक का डिस्टेंस बराबर है, जो कि रेडियस R के बराबर है। तो क्या ये दोनों DE एक दूसरे को निपटा देंगे? बिल्कुल निपटा देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट है। इस तरीके से आप कहीं पर भी एक DQ चार्ज ले लें तो उस DQ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर एक दूसरा DQ और प्रेजेंट होगा, जो हर बारी सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर तो कम से कम कितना आएगा? 0 आएगा। तो सेंटर वाला आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आप तो बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा दूसरा एक्सिस पर। कहां पूछा जा सकता है? एक्सिस पर। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है। एक्सिस, ये रिंग के सेंटर C से हम लोग कुछ x डिस्टेंस आगे जाकर इधर हम लोगों ने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है P। हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसकी वजह से? पूरे रिंग की वजह से। हाँ, जाग जाइए, हेलो, ठीक है। तो इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लेते हैं D। इस DQ से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाला डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस है हमारे पास अंडर रूट ऑफ R² प्लस x²। तो इस DE की वैल्यू कितनी होगी बताइए? DE की वैल्यू हो जाएगी k DQ बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया R² प्लस x², ठीक है। इस DQ के ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर हम लोगों ने दूसरा DQ लिया, तो इस DQ ने भी बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरा DE यहां पर बना दिया। ओके, चलिए इसके आगे क्या करते हैं? तो इस एंगल का नाम एक बार के लिए निकाल लेते हैं थीटा। तो ये वाला भी एंगल थीटा। तो इस DE का एक कंपोनेंट इधर DE cos थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर जो कि है DE sin थीटा। सिमिलरली इस DE का भी एक कंपोनेंट इधर, तो इधर की तरफ हमारे पास 2DE cos थीटा आ जाएगा और ये हो गया हमारे पास DE sin थीटा। sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 2DE cos ऑफ थीटा। ये ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए? तो E नेट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो DE cos थीटा जोड़ दीजिए, आपका मन करे तो आप 2DE cos थीटा जोड़ दीजिए। DE cos थीटा ऐड करने का मतलब है आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया है और उस एक ही एलिमेंट के लिए पूरी रिंग का इंटीग्रेशन करेंगे। यदि आप 2DE cos थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मतलब आपने दो दो एलिमेंट ले लिया है, तो बस सिर्फ आप आधी रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे और पूरा रिंग कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो चलिए मैं 2DE cos थीटा इंटीग्रेट कर देता हूं। तो E नेट के लिए ये 2 लिख दिया। DE की वैल्यू है हमारे पास k DQ बाई R² प्लस x²। बताइए cos थीटा क्या लिखेंगे? ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा। तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारे पास x और हाइपोटेनियस हो गया R² प्लस x² पर पावर 1/2। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये 2 बाहर, k बाहर, x बाहर अपॉन ये R² प्लस x² रेज टू दी पावर 3/2 बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका रह गया? सिर्फ DQ का। कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो पूरी रिंग के लिए नहीं, बल्कि आधी रिंग के लिए, क्योंकि आपने दो दो एलिमेंट ले रखा है ना, तो सिर्फ हाफ ऑफ द रिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। चलिए क्या गया ये बताइए? कितना आएगा? तो ये 2 बाहर, k बाहर, x बाहर, ये R² प्लस x² रेज टू दी पावर 3/2। DQ का इंटीग्रेशन इज Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी एक्सिस हमारे पास आ रहा है k इंटू क्यू इंटू एक्स बाई R² प्लस x² रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन KQX बाई x² प्लस R² रेज टू दी पावर 3/2। यहां पे यदि x काफी ज्यादा बड़ा हुआ r से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा बताइए? तो दिस इज KQ
ये x काफी ज्यादा बड़ा है तो r को इग्नोर कर दें, तो ये नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए? हाँ, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब हो जाएगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। समझ गए? यदि x काफी ज्यादा बड़ा है, यानी आप इस रिंग से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं, तो ये रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखाई देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइपोल। ठीक है, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल तो डाइपोल एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से एक स्मॉल फाइनाइट सेपरेशन पर पड़े हुए होते हैं। यही सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। समझ गए? डाइपोल मतलब दो पोल्स, जैसे एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड एट स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, डाइपोल के लिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं डाइपोल का मूवमेंट। डाइपोल का मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट से मेरे कहने का मतलब है ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r। ठीक है, r। तो हम लोग एक वेक्टर असाइन कर देते हैं इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ, इसका नाम है r वेक्टर। क्या नाम है इसका? r वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p से डिनोट करेंगे, और p वेक्टर डिफाइन किया जाता है q इंटू r वेक्टर। समझ गए? यानी पॉजिटिव वाला तो चार्ज ले लीजिए, इंटू r वेक्टर कर दिया, मैं सीधा वेक्टर एक्सप्रेशन ही बता रहा हूं आपको। r वेक्टर किधर से किधर की तरफ डायरेक्टेड है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या है? डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ होती है, और जिसका मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम होता है। आइदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, है ना? आ रही बात समझ? SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट इज चार्ज के लिए कूलम, डिस्टेंस के लिए मीटर। ओके, डायरेक्शन आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, डाइपोल के लिए हमें क्या करना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस पर, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। आइए देखिए, चलिए डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पास डाइपोल। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जानबूझकर हम लोगों ने डाइपोल के दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कितना ले लिया है? 2L ले लिया है, ताकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मुझे लिखना होगा तो मैं Q इंटू 2L लिखूंगा। क्या लिखूंगा? Q इंटू 2L। पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पूरे एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट ले रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बताइए किसके द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा? तो पॉजिटिव वाले का बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले से सेपरेशन छोटा है। नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा, क्योंकि वहां से डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? पॉजिटिव वाले की दिशा में है। और इसी डायरेक्शन में तो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है एक्सिस वाले पॉइंट पर। समझ रहे हैं क्या? आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो इधर आकर चेक कर लीजिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा? तो अब इधर लेफ्ट की साइड पर नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले से सेपरेशन छोटा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही आ रहा है। एक बार के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बाद में इसका वेक्टर एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस टाइम्स ऑफ नेगेटिव की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? माइनस करना है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये लीजिए, यहां से KQ मैं ले लेता हूं बाहर। ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था ना दोनों पर, तो नीचे भी होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास R प्लस L माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं सीधा लिख लूं कि 2RL यहां से आएगा, 2RL यहां से आएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ R इंटू L आ जाएगा। ओके ना? इस 4 इंटू R इंटू L को आप लिख लीजिएगा 2
के क्यू इंटू 2l इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये Q इंटू 2l को हम लोग पहचानते हैं, ये है हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kpr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि हमारे सिलेबस में जो है वो है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन होता है वो इधर जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस, ये आर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के सेपरेशन से बड़ा होता है। ठीक है ना, यानी ये आर क्या होता है, आर एल से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ऑलराइट, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हम लोग ये 2kpr तो ठीक है, नीचे एल स्क्वायर को इग्नोर मार देंगे, तो ये हो जाएगा r रेज टू दी पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है 2kp/r³। ठीक है, एंड रिजल्ट तो रटा हुआ होना ही चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारे पास 2kp/r³। आप बोलेंगे इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, तो वेक्टर फॉर्म इज, क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, तो पहले लिखते हैं मैग्नीट्यूड फिर लिखते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2kp/r³। डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसे p कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है कि डाइपोल मूवमेंट वाली ही तो डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो p कैप इज p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। तो ये लीजिए, यहां से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, दिस इज 2kp वेक्टर अपॉन r³, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसी दिशा में है जिस दिशा में डाइपोल मूवमेंट है। सिंपल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है एक्सियल के बाद इक्वेटोरियल पॉइंट। तो देखिए, डाइपोल के लिए उसके एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डाइपोल, दोनों के बीच की सेपरेशन है 2l। डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टेड है ऐसा, और इस डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है q इंटू 2l। ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट, ये जो लाइन है जो डाइपोल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देता है, वही लाइन एक्सियल लाइन कहलाता है। तो एक्सियल लाइन पर हम लोगों ने कोई पॉइंट ले लिया है P, जो कि डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर है या r डिस्टेंस ऊपर है, जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने से दूर, ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E से डिनोट कर रखा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो सेम है, और पॉइंट P से दोनों चार्ज पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है। तो इस E को लिखेंगे क्या, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस एंगल का नाम हम लोगों ने थीटा रख दिया है, तो ये वाला भी एंगल थीटा और ये वाला भी एंगल तो थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो कि E cos थीटा के बराबर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट E sin थीटा ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो E cos थीटा के बराबर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट E sin थीटा नीचे चला जाएगा। साइन साइन एक दूसरे को निपटा देंगे, बचेगा कौन बताइए, cos कंपोनेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप सीधा लिख सकते हैं, दिस इज 2E cos ऑफ थीटा के बराबर है। ये 2 ठीक है, E की जगह क्या डाल दूंगा बताइए, तो KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा आप जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ये बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारे पास बेस हो गया हमारे पास L, और हाइपोटेन्यूज हो गया x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। तो ये 2QL ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, KP/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। अब आपको पता है कि ये x काफी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन डाइपोल। तो x यदि काफी ज्यादा बड़ा है तो ये लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख लेंगे KP अपॉन ये x स्क्वायर, L को इग्नोर कर देंगे, इंटू 3/2, ये 2 से 2 गया, तो ये आ रहा है KP/x क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, KP/x क्यूब आ रहा है।
आप बोलेंगे वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट से एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में है ना भाई। डाइपोल मोमेंट ऐसा है नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो वेक्टर एक्सप्रेशन यदि आपको लिखना होगा ई नेट, तो ये के पी अपॉन एक्स क्यूब को माइनस पी कैप से मल्टीप्लाई कीजिएगा। पी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का। पी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का, जो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो ये लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। आ गया ना? ठीक है। तो और क्या याद रख सकते हैं आप? ये याद रख सकते हैं कि डाइपोल एक ऐसा एलिमेंट है आपके सिलेबस में जिसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेपरेशन है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेपरेशन है। एक्सियल पोजीशन पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुकाबले 2 गुना होता है। एक्सिस पर 2kp/x³ था और इक्वेटोरियल पोजीशन पर kp/x³ है। सिंपल। ये दोनों बातें आपको प्राइमरली पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ, अगला है हमारे पास डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन कहाँ है? इस दिशा में। और मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि जो फील्ड इंटेंसिटी यहां है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या नाम देंगे बताइए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पड़ा है? एक डाइपोल। ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहां लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल के इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव पर कहां लगता है? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइपोल पर जितना फोर्स आगे लगेगा उतना ही फोर्स पीछे लगेगा। तो कोई पूछ ले कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है बताओ, तो आंसर कितना है? 0। तो डाइपोल का एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन भी 0 होगा। भैया फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेट कहां से करेगा? लेकिन कुछ तो होगा। क्या होगा? कि डाइपोल के पॉजिटिव पर फोर्स लग रहा है आगे, नेगेटिव पर फोर्स लग रहा है पीछे, तो डाइपोल ऐसा घूमेगा, रोटेट करेगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आप मुझे इस पर लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन बता दीजिए। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई डाइपोल घूमेगा ना, इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है, इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है। किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा? तो डाइपोल अभी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। यदि डाइपोल किसी पॉइंट से हिंज्ड होता तो उस हिंज्ड पॉइंट के अबाउट घूमता। ठीक, कैसे निकालते हैं टॉर्क? तो टॉर्क का हमारे पास जो वेक्टर एक्सप्रेशन होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। चलिए अब ये देखिए कि डाइपोल पर काम करने वाला ये जो फोर्स है, आप इसे कपल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन है एक दूसरे से अपोजिट। ये है पहले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये है दूसरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, और दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन रहा ये। यदि ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन L है, ये एंगल थीटा है। थीटा क्या है? तो थीटा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यदि ये L है तो ये वाला डिस्टेंस L cos थीटा होगा और ये डिस्टेंस L sin थीटा होगा। L sin थीटा ही दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है। क्या है? परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो हम लोग इसी टॉर्क को लिख सकते हैं, दिस टॉर्क इज R into F into sin थीटा। F क्या है बताइए? तो F तो फोर्स है, दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स। फोर्स की वैल्यू कितनी है? तो फोर्स है Q into E। और R sin थीटा क्या है? तो R sin थीटा परपेंडिकुलर सेपरेशन है। परपेंडिकुलर सेपरेशन है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। और यही R sin थीटा को मैं अभी एक बार के लिए L sin थीटा लिख दूंगा, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मैंने L असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये लीजिए यहां से हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। फोर्स की जगह Q into E और R sin थीटा की बजाय L sin थीटा। फिर आप बोलेंगे कि Q into L को तो आप पहचानते हैं, Q into L है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, तो ये लीजिए भाई टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया PE sin थीटा। फिर आप बोलेंगे टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखो,
तो टॉर्क वेक्टर इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे। टॉर्क मिनिमम कब होगा? तो जब थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री का हो, क्योंकि थीटा साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा यहां पे लाइंस थोड़ा सा मैंने एक दूसरे से दूर दूर दिखाया है, यहां पर लाइन थोड़ी से कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जहां लाइन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ये आगे वीक है, आगे और वीक है, आगे और ज्यादा वीक है, ठीक है। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपने कोई एक डाइपोल रख दिया, तो डाइपोल के इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स बड़ा आएगा Q इंटू E1। इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान लेता हूं, और पॉजिटिव पर फोर्स किसी दूसरी वैल्यू का आएगा जिसको मैं Q इंटू E2 रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि जिस पोजीशन पर ये चार्ज पार्टिकल Q2 पड़ा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नहीं है, E2 है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं है। चलिए बताइए, क्या इस पर एफ नेट नॉन जीरो होगा या जीरो होगा? तो आंसर इज एफ नेट नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है। तो इस डाइपोल के पास एफ नेट इस दिशा में आएगा, एफ नेट इस दिशा में आएगा, तो अभी के लिए इसके पास इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। एफ नेट अभी के लिए जो मैंने फिगर बनाया है उस हिसाब से एफ नेट को आप Q टाइम्स ऑफ E2 माइनस E1 लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? यदि डाइपोल को मैं किसी दूसरे ओरिएंटेशन में रखता जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कुछ एंगल भी होता, ठीक है, तो इस पर हो सकता है एक टॉर्क भी काम कर रहा हो, और वो टॉर्क नेट क्या होता? तो टॉर्क नेट PE sin थीटा के बराबर होता। तो आपको समराइज करके बस ये याद रखना है कि डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था तो एफ नेट कितना था? 0। जब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर एफ नेट भी काम करेगा, टॉर्क नेट भी काम करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो फील्ड लाइन कहने का मतलब हो गया कि वो इमेजिनरी लाइंस, ऐसी कोई रियल लाइन नहीं होती है, ये बस इमेजिनरी लाइंस है। हम लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। क्यों किया है? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिक तरीके से किसी रीजन में रिप्रेजेंट कर सके, ड्रॉ कर सके। आई बात समझ? तो फील्ड लाइन क्या है? वो इमेजिनरी लाइन है जिस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट ड्रॉ कर दें। जैसे ये एक पॉइंट x है, ये एक पॉइंट y है, x पर ड्रॉन टेंजेंट ऐसा है, y पर ड्रॉन टेंजेंट ऐसा है, तो ये ड्रॉन टेंजेंट इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्या देगा? डायरेक्शन। सिंपल। क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? वो इमेजिनरी लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सिंपल। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ये है, मैंने इधर स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फिर यहाँ ब्रेक आ गया, फिर आगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालू हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस लाइन होता है, कंटिन्यूअस लाइन होता है। कंटिन्यूअस लाइन है तो आप ये सोच रहे होंगे अच्छा ओरिजिनेट कहां से होगा? तो यही पहले पॉइंट के ही बारे में कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं या तो इन्फिनिटी से या नहीं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो, ठीक है, और टर्मिनेट कहां होता है? तो टर्मिनेट भी या तो इन्फिनिटी पर होता है या नहीं तो किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर होता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा टर्मिनेट होता हुआ दिखाऊं। आगे बात समझ, ठीक है ना? चलिए दूसरी बात कि ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ये ही लिखा हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कभी भी एक क्लोज्ड लूप नहीं बना पाएगा,
क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया। तो क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप बनाते हैं? नहीं बनाते। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। मतलब ये जो तीसरा पॉइंट है, आप इसे एज अ डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है? तो वो कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यदि मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं तो दिस इज रॉन्ग। क्या गलती हुई इसमें? कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यदि ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पहली लाइन बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और दूसरी लाइन बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब ये जो डायरेक्शंस है ना, ये एक्चुअली नेट फील्ड की डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक पॉइंट पर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा इन्होंने किया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि इंटरसेक्ट कर गए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स आएंगे जो दो अलग अलग डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यही इसका रीजन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कंडक्टर बेस्ड प्रॉपर्टी है। फिफ्थ पॉइंट सुनिएगा, फिफ्थ पॉइंट कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में ही टर्मिनेट भी होगा, या इस कंडक्टर से कभी कोई फील्ड लाइन निकल रहा है तो वो इस कंडक्टर से 90 डिग्री के एंगल पर ही ओरिजिनेट भी होगा। यानी फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो देखिए भाई, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इसको हम लोग अभी डिस्कस भी कर लेंगे आगे आने वाले पॉइंट में। यदि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेते हैं इस दिशा में, इधर की तरफ, ये ऐसा ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसा यहां से किसी एंगल थीटा पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए? तो ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग दी सरफेस, और ये जो कंपोनेंट आया है अलोंग दी सरफेस वो कंडक्टर के सरफेस पर पड़े हुए फ्री चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाएगा। तो ये फ्री चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर के सरफेस पर है वो मूव कर जाएंगे, मूव कर गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फेल हो गया आपका। आ रही बात समझ? या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो रेस्ट पर पड़े पड़े बिना किसी एनर्जी के कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी यानी कि फ्री सरफेस पर जो प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर गए, तो आप ऐसा सोच लीजिए सरफेस पे करंट आ गया, और करंट बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थोड़ी आ सकता है। तो फील्ड लाइन हमेशा सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर ही टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फेल हो जाएगी। ओके, या उसी इलेक्ट्रिक, मतलब जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फील्ड का एक कंपोनेंट यदि फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर नहीं टर्मिनेट करते हैं तो फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा जो सरफेस पर प्रेजेंट फ्री चार्जेस पर फोर्स लगाएगा, उनको मूव करा देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, ठीक। चलिए, लाइन ऑफ फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कि ये जो हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो यहां पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये अपनी लेंथ को मिनिमम बनाने की कोशिश करेगा, मिनिमम बनाने की कोशिश करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, तो लेंथ यानी कि जो लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ? हाँ, नेक्स्ट इज कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है लाइंस की, यानी ये जो लाइन डेंसिटी है, लाइन डेंसिटी, यानी मैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसी, ठीक है, तो यहां पर ये लाइंस पास पास है, यदि मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम E1 रखूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम E2 रखूं, ठीक है, तो E1 क्या होगा? E1 स्ट्रॉन्गर होगा या E2 स्ट्रॉन्गर होगा? E1 स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, जहां पर लाइंस ज्यादा पास पास हैं वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, जहां पर लाइन एक दूसरे से दूर दूर है वहां पर फील्ड वीकर। ठीक है, ओके। लास्ट आखिरी बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं कर सकता है,
कंडक्टर के थ्रू पास नहीं कर सकता। इसका मतलब जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, यहां पे फील्ड लाइन आ रही है तो कंडक्टर के इस सरफेस पर टर्मिनेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरी साइड से नई फील्ड लाइन बाहर आ रही है, नई फील्ड लाइन। इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इस पर बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे लॉजिक्स भी आपको एक्सप्लेन कर ही लिया है। ठीक है, चलिए फटाफट ये ड्रॉ कर लेते हैं कि किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा रेडियली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां टर्मिनेट करेगी? इंफिनिटी। कहां खत्म होगी? इंफिनिटी। किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ड्रॉ करके बताओ। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा रेडियली इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, आई बात समझ? चलिए नेक्स्ट है ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा बना के दिखा सकते हैं, ऐसा। ऑलराइट, समझ गए? और नेक्स्ट फिर पेयर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बताइए। तो ये जैसे एक छोटा सा सरफेस एरिया मैं ले लेता हूं, बहुत ही छोटा सा सरफेस एरिया। छोटे से सरफेस एरिया का नाम है dA। तो आपको ये तो पता होगा एरिया होता है एक वेक्टर टर्म, वेक्टर क्वांटिटी। तो छोटे से सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर dA वेक्टर इस दिशा में, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं कि इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो ऐसी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ एंगल बनाती है थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं दो कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट dA की दिशा में है जिसका नाम है E cos थीटा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट है E sin थीटा। इस E sin थीटा को फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। फ्लक्स किसकी वजह से बनता है? फ्लक्स E cos थीटा की वजह से बनता है। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स रिप्रेजेंटेशन होता है उन सभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो किसी सरफेस को नॉर्मली पेनिट्रेट करती है। नॉर्मली, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये मान लेते हैं हमारा सरफेस एरिया है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे नॉर्मली होकर गुजरती है। तो गुजरने वाली उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर्स काउंट कर लीजिए वही फ्लक्स होता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेगी तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स ज्यादा है, कम फील्ड लाइन गुजरेगी तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स कम है। आई बात समझ? तो फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करेगा? जैसे मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ डायरेक्टेड, ये हमारे पास सरफेस एरिया है, तो फ्लक्स डिपेंड करेगा गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहां से ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेगी। ओके, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं सरफेस एरिया बड़ा कर दूंगा तो उसी सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेगी, तो फिर से फ्लक्स बढ़ जाएगा। तीसरा, यदि मैं इस सरफेस को ऐसे रोटेट कर दूं तो गुजरने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इसको नॉर्मली पास नहीं कर रही है, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। फ्लक्स कितना हो गया? मैक्सिमम। समझ गए? तो फ्लक्स जो किसी सरफेस से होकर गुजरता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, एरिया पर और एंगल पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि ये इस छोटे से सरफेस से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई आप लिख सकते हैं E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। मैंने क्या किया? E cos थीटा को DA से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज को आप लिख सकते हैं दिस इज E डॉट DA। फिर आप बोलेंगे ये तो एक छोटे से सरफेस से एक छोटा सा फ्लक्स है,
मुझे किसी बड़े से सरफेस से बड़ा फ्लक्स निकालना पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा ऐसे दूसरे सभी छोटे 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 सरफेसेस से बनने वाले छोटे 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 फ्लक्स को जोड़ दो। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या इसी डी ए को डी एस भी लिखते हैं, डीएस भी लिखते हैं। ओके अब मेजॉरिटी 99% प्रॉब्लम में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना, वो आपको कांस्टेंट दिया जाएगा। तो कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो फ्लक्स का क्या एक्सप्रेशन बनेगा बताइए, ये ई वेक्टर आ गया बाहर, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो ऐसे सारे डी ए जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, फ्लक्स इज ई इंटू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसे आप लिख सकते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एरिया वेक्टर इधर था, इन दोनों के बीच का एंगल था हमारा थीटा। समझ गए ना? ओके इस फ्लक्स से रिलेटेड कुछ दूसरी बेसिक बातें, फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स गुजरने वाली फील्ड लाइंस के नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, तो फ्लक्स स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट से बन भी रहा है। दूसरी बात कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो था हमारे पास न्यूटन पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी यूनिट और भी होती है विच इज वोल्ट पर मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर गया तो दिस इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। फ्लक्स किसी सरफेस से पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ओके ना? चलिए ये हो गई बात किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ ये है कि ये आपके पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, कुछ चार्ज पार्टिकल है यहां पर, जैसे पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, चौथा चार्ज Q4 है। यदि मैं बोलूं कि इस रैंडम सरफेस से मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख के बता दो, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है कोशिश तो कर ही लेते हैं, ये एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं, ये छोटे से सरफेस एरिया का नाम है ds, तो इस छोटे से सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो ds वेक्टर इस दिशा में होगा। मान लेते हैं चारों चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 Q3 Q4 सबकी वजह से मान लेते हैं एक बार के लिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो आप एक बार के लिए इस छोटे से सरफेस से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो लिख लेंगे कि दिस इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके फिर मैं बोलूं कि मुझे छोटे से सरफेस से छोटा फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे तो इस पूरे बंद सरफेस से फ्लक्स चाहिए, तो आप बोलेंगे ठीक है ऐसे सभी छोटे 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 सरफेसेस में ऐसा ही छोटा 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 फ्लक्स बना होगा, सबको जोड़ दो मतलब इंटीग्रेट कर दो, और इस इंटीग्रेशन को रिंग पहना दिया। क्यों? क्योंकि सरफेस बंद है, बंद सरफेस से इंटीग्रेशन मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो ये रिंग का साइन आ जाता है। क्या ये कर पाना मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है आपको? इस रैंडम सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इंटीग्रेशन ds बताइए, थीटा ढूंढिए, तो मैथमेटिकली तो आप हाथ खड़े कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, उतनी मैथमेटिक्स आती ही नहीं है। तो यहां पर आता है हमारा गॉस लॉ, जिन्होंने बताया कि एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ से आप आसानी से इस सरफेस से फ्लक्स लिख सकते हैं। इस सरफेस से फ्लक्स लिखना है तो इस सरफेस से फ्लक्स लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस सरफेस के अंदर का चार्ज लिख लीजिए। कहां का चार्ज? अंदर का। जो भी अंदर का चार्ज है उसे मैंने Q इनसाइड लिख दिया है और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, खत्म, आ गया फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना है, तो बस Q इनसाइड कैलकुलेट करना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ स्टेट्स कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट ds में लिख रहा हूं, इसे ही आप सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज सरफेस व्हिच इज नेट फ्लक्स। तो दिस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 by epsilon naught times net charge enclosed within the surface. Net charge enclosed within the surface. आई होप ये वाली बात सही है। यहां बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। इस पर एमसीक्यू आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किसकी वजह से? सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से, सबकी वजह से। और ये क्यू इनसाइड क्या है? तो क्यू इनसाइड इज ओनली
इनसाइड चार्ज या ओनली चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? तो ये जो सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना, इसी सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस। इसी का क्या नाम है बताइए? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्या है गॉस लॉ? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ये जो Q इनक्लोज्ड है, इसे आपको विथ साइन लिखना होता है। कैसा लिखना होता है? विथ साइन। सिंपल, समझ गए? स्टेटमेंट तो लिख लेंगे, नोट्स में पहले से ही लिखा हुआ है। समझ गए? चलिए लास्ट, कूलम्ब्स लॉ हमें डिराइव करना है किससे? गॉस थ्योरम से। ठीक है, देखिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, हमें कूलम्ब्स लॉ डिराइव करना है किससे? गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने एक लिया है पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज के अबाउट मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस कैसा है? तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा सरफेस एरिया असाइन किया है जिसका नाम है ds। तो ds वेक्टर कहां होगा, यानी एरिया वेक्टर कहां होगा? सरफेस से बाहर की तरफ। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर ds वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है 0 डिग्री। तो आप कहीं पर भी ले लीजिए, जैसे लेट से यहां पर मैंने एक दूसरा ds ले लिया, तो ये ds वेक्टर है ऊपर, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है? ऊपर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, फिर से 0। यदि आपने यहां पर भी ये ds वेक्टर लिया होता, तो ये ds वेक्टर होता इधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता इधर, फिर से ये एंगल थीटा कितना आता? 0 डिग्री आता। सिंपल। तो अब मैं बोलूं कि इस छोटे से सरफेस से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख के बताओ, तो आप बोलेंगे दिस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसे आप लिख सकते हैं E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये क्या है? तो ये एक छोटे से सरफेस से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं बोलूं कि ठीक है, ये वाली बात तो समझ गया, अब इस पूरे बड़े से सरफेस से मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो आप बोलेंगे ठीक है, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हर जगह एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस का कोई सा भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा? एक जैसा होगा। ठीक, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 है। तो ऐसे सभी छोटे सरफेसेस की वजह से बनने वाले ऐसे सभी छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यदि आप जोड़ दें, तो आप इंटीग्रेशन E ds cos 0 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये E कांस्टेंट है, तो इस E को बाहर निकाल लीजिए। E कांस्टेंट है, कैसे पता? क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि चार्ज से सेपरेशन एक जैसा है। ऑलराइट, तो E आ गया बाहर, ये इंटीग्रेशन क्या रह गया? ds। तो ऐसे सारे ds आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये लीजिए, ये फ्लक्स हम लोगों ने एक स्टाइल से लिख लिया। ये कौन सा स्टाइल है? ये गॉस लॉ है क्या? नहीं, ये तो डेफिनेशन है फ्लक्स का, डेफिनेशन वाली स्टाइल है। आप फ्लक्स को एक दूसरे स्टाइल से और लिख सकते हैं कि फ्लक्स बाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई तामझाम करना ही नहीं होता है, आप सीधा लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? आप बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स के दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक गॉस लॉ से, एक डेफिनेशन से। दिस इज बाई डेफिनेशन।
बाई डेफिनेशन, ठीक है, और दिस इज बाई गॉस लॉ। क्या दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो E इंटू 4πr² इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बताइए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया? Q अपॉन 4πε0r²। ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता पड़ चुका है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चल चुका है तो एक काम कीजिए कि इस गॉसियन सरफेस पर कोई चार्ज पार्टिकल रख दीजिए Q0। तो इस Q0 पर फोर्स कितना लगेगा? तो आंसर है फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q0 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुका है तो फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू Q0 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये Q0 ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है Q अपॉन 4πε0r²। लीजिए बताइए फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया 1 अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू Q0 बाई r²। क्या यही हमारा कूलम्ब्स लॉ था? यस, एग्जैक्टली यही था। ठीक है, तो हम लोगों ने किया क्या है, गॉस थ्योरम की हेल्प से फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने वो नहीं यूज किया जो पहले से पता था कि भाई पॉइंट चार्ज के लिए kq/r² होता है। नहीं, वो नहीं यूज करना है। कूलम्ब्स लॉ से कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब फाइनली कूलम्ब्स लॉ तक पहुंचना है। अभी तो हम लोगों ने गॉस लॉ यूज करके फील्ड निकाला और फिर फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E से फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दिया। समझ गए? सिंपल। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, छोटी बात, कि गॉस लॉ का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? तो आप दो काम कर सकते हैं, फ्लक्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यदि फ्लक्स कैलकुलेट करना हुआ, गॉस लॉ यूज करके फ्लक्स कैलकुलेट करना हुआ, तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप खुद देखिए, जो यहां मैं गॉस लॉ स्टेट कर रहा हूं, तो मैंने एक रैंडम, एक आर्बिटरी सरफेस बनाया है और फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बस मैं कह रहा हूं कि चार्ज इनक्लोज लिखिए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, लेकिन यदि आपको गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, जो हमारा अगला टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है गॉस थ्योरम यूज करके, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? सुनिएगा। तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, दिस इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। तो यदि आप यहां से E निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहली कंडीशन तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट चीजें आप इंटीग्रेशन के बाहर ला पाएंगे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो गॉसियन सरफेस हमें ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा हो। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? चलिए एग्जांपल से समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है Q/L। ठीक है, यानी एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो Q है। कैसा चार्ज मान लेते हैं? तो मान लेते हैं कि इस वायर के ऊपर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो ये हम लोगों ने इस यूनिफॉर्म वायर के अक्रॉस बनाया है अपना गॉसियन सरफेस। क्या बनाया है बताइए? गॉसियन सरफेस बनाया है। गॉसियन सरफेस कैसा है? तो गॉसियन सरफेस एक कोएक्सियल सिलिंड्रिकल सरफेस है, यानी कि सिलेंडर की एक्सिस वायर के ऊपर ही है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब इस पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑलराइट, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, तो ये ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस है। ऊपर वाले सरफेस का नाम मैं सरफेस नंबर 1 निकाल देता हूं, और जो नीचे वाला सरफेस है ये भी एक सर्कुलर सरफेस है, इसका नाम सरफेस नंबर 2 निकाल देता हूं, और जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस का नाम सरफेस नंबर 3 निकाल देता हूं। ऑलराइट, यदि आपने सरफेस नंबर 1 पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया तो इसे हम लोग ds वेक्टर ऊपर की तरफ दिखा देंगे। यदि आपने सरफेस नंबर 2 पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया तो इसका ds वेक्टर नीचे की तरफ दिखा देंगे, और यदि आपने सरफेस नंबर 3 पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया तो इसे ds वेक्टर सामने की तरफ दिखा देंगे।
तो बताइए सरफेस नंबर 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये जो सरफेस नंबर 2 है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कितना है, फिर से 90 डिग्री है। और सरफेस नंबर 3 पे ये जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था फ्लक्स। फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप इसी चीज को लिख सकते हैं कि पहले हम लोग सरफेस S1 के लिए कर लेंगे E डॉट ds, फिर उसके बाद हम लोग सरफेस S2 के लिए कर लेंगे E डॉट ds, और फिर लास्ट में हम लोग सरफेस S3 के लिए लिख लेंगे E डॉट ds। ठीक है, ऐसे तीनों सरफेसेस के लिए बारी बारी से लिख लेंगे। सरफेस S1 और S2 के लिए कितना आ जाएगा, तो S1 के लिए आप लिखेंगे दिस इज E इंटू ds इंटू कॉस 90। सरफेस S2 के लिए फिर से आप लिखेंगे दिस इज E इंटू ds इंटू कॉस 90। तो ले देकर हमारे पास कौन सा सरफेस बचा बताइए, कर्व, यानी E इंटू ds इंटू कॉस 0। ये कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, एक जैसा, कांस्टेंट, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का कोई सा भी पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से मैंने उसे निकाल लिया बाहर। इंटीग्रेशन किसका रह गया, सिर्फ ds का। तो एक काम करते हैं कि ये जो लेंथ है ये लेंथ असाइन करते हैं l, और सिलेंडर की रेडियस जो है वो r असाइन करते हैं। सिलेंडर की रेडियस क्या असाइन करते हैं, r। तो इंटीग्रेशन ds कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r इंटू l के बराबर, विच इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये लीजिए, ये फ्लक्स एक स्टाइल से लिख लिया जो कि डेफिनेशन वाला स्टाइल है। इसी फ्लक्स को किसी दूसरे स्टाइल से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इनसाइड का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में कौन सा चार्ज, तो इनसाइड में ये वाला चार्ज, ये वाला जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है भाई, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो L यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से दो फ्लक्स की वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, मतलब दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। इक्वेशन 1 इज सेम एज इक्वेशन 2, यानी कि E इंटू 2 पाई R इंटू L, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है। ठीक है, तो ये 2k लैम्डा बाई r है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस यदि आप एक ग्राफ प्लॉट करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट और आखिरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से मेरा मतलब, तो देखिए, तो ये है हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से मेरा मतलब है कि शीट के हर बराबर बराबर सरफेस एरिया में बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं कि सीट की वजह से ये यहां पर हमारे पास कोई एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है। ठीक, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, तो एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। यही सिलेंडर हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या है, दिस इज गॉसियन सरफेस, सिंपल। अब इस सीट की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा और ऐसा, यानी सरफेस से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि सरफेस से नॉर्मल भी है। गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर हम लोगों ने एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया है ds ऊपर की तरफ, कर्व्ड सरफेस। ये सामने वाले सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सामने की तरफ, और ये पीछे वाले सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और ds वेक्टर है ऐसा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है
90 डिग्री का है। लेकिन ये सर्कुलर फेसेस पर यदि आप देखें तो यहां पर भी थीटा 0 है और यहां पर भी थीटा 0 डिग्री का है। चलिए वापस से हमें यदि फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। तो इसे फिर से हम लोग ब्रेक कर लेंगे सरफेस S1 के लिए E डॉट ds, फिर उसके बाद सरफेस S2 के लिए E डॉट ds और लास्ट में सरफेस S3 के लिए E डॉट ds। ठीक है, ये हमारा सरफेस 1 ले लेते हैं, ये सरफेस S2 ले लेते हैं और ये सरफेस 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो S1 के लिए ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये इंटीग्रेशन E इंटू ds इंटू कॉस 90 है। सरफेस S2 के लिए ये इंटीग्रेशन E इंटू ds इंटू कॉस 0 है। सरफेस S3 के लिए ये इंटीग्रेशन E ds कॉस 0 है अगेन। तो पहले सरफेस से यानी कि कर्व्ड सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आगे और पीछे वाले, सामने और पीछे वाले सर्कुलर फेसेस से। ठीक, चलिए एक बार के लिए ये जो सर्कुलर फेस है, ये जो सर्कुलर फेस है, इस सर्कुलर फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग A असाइन कर लेते हैं। एरिया कितना है, A। तो ये सारे ds 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 जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, A के बराबर। यदि आपने ये वाला भी सारा ds 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 जोड़ दिया तो कितना होगा, एरिया A के बराबर हो जाएगा। तो ये फ्लक्स इज इक्वल टू E हम लोग बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि E का मैग्नीट्यूड इस सर्कुलर सरफेस के हर पॉइंट पर एक जैसा होगा। ऑलराइट, तो E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds रह गया, फिर से यहां से भी E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds रह गया। तो दिस इज EA इंटू EA इज 2 टाइम्स ऑफ E इंटू A। ये तो फ्लक्स हम लोगों ने एक तरीके से लिखा है। एक और तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। कौन सा तरीका, गॉस लॉ वाला। तो गॉस लॉ इज इक्वल टू, गॉस लॉ से फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कहां पर है Q इनसाइड, तो Q इनसाइड ये यहां पर, यहां, ठीक, ये कितना होगा Q इनसाइड, तो Q इनसाइड होगा एक यूनिट सरफेस एरिया पर चार्ज है 10। ठीक है, तो Q इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया A के बराबर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, ऑलराइट, सिंपल। तो यदि आप दोनों को इक्वेट कर दें, देयरफॉर 2 इंटू E इंटू A, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल आउट हो गया, तो ये लीजिए, यहां से मैं रिजल्ट इधर लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आपको प्लॉट करना हो, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कांस्टेंट विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो शीट थी ना हमारे पास, ठीक है, तो इसमें चार्ज की हम लोगों ने एक ही लेयर असाइन किया हुआ है। मतलब आप यदि इसका 3 डायमेंशनल व्यू मेरे से मांगेंगे तो मैं बोलूंगा ये S, चार्ज की एक ही लेयर है ऐसा। तो ये जो रिजल्ट है ये नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट, मतलब जो भी आपने चार्ज दिया है वो बस एक ही लेयर पर प्रेजेंट है। यदि ये शीट कंडक्टिंग हो जाए, क्या हो जाए, यदि ये शीट मान लेते हैं, चलिए ये तो रिजल्ट समझ गया ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लास्ट एक आखिरी बात कि मैं ये कह रहा था कि यदि ये कंडक्टिंग शीट होता, कंडक्टिंग शीट, तो इस पे चार्ज इसके इस सरफेस पर भी आ जाते, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज कहां होता है बताइए, आउटर सरफेस पर। ठीक है, ये वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इधर किसी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे, तो पहले सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे सरफेस की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस सरफेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे वाले सरफेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E नेट हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इधर भी किसी पॉइंट पर दोनों सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर किसी पॉइंट पर जो E नेट होगा वो E नेट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, एक बार इसको अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले पढ़ पढ़ा के आइएगा नेक्स्ट क्लास में,
तो सारे प्रीवियस ईयर से छाटे हुए या नेक्स्ट ईयर जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में।